राष्ट्रों के मध्य, सदस्य राज्यों के मध्य एक समान प्रशुल्क संघ का निर्माण किया गया। वर्ष 1957 में ही यूरोपीय राज्यों के मध्य सहयोग एवं समन्वय को बढ़ावा देने के लिए यूरोपीय आर्थिक समूह के संस्थागत ढांचे का भी निर्माण किया गया। वर्ष 1967 के पूर्व में संपन्न सभी समझौते या संधियों को मिलाकर यूरोपीय समुदाय का निर्माण हुआ। 70 के दशक में यूरोपीय समुदाय में डेनमार्क, आयरलैंड, ब्रिटेन एवं नॉर्वे जैसे देश नए सदस्य सम्मिलित हुए। लेकिन नॉर्वे की संसद ने इस सदस्यता को अनुमोदित नहीं किया, इसलिए नॉर्वे यूरोपीय समुदाय का सदस्य नहीं बन सका। वर्ष 1979 में पहली बार यूरोपीय संसद के लिए प्रत्यक्ष चुनाव आयोजित किया गया। 80 के दशक में ग्रीस, स्पेन, पुर्तगाल भी यूरोपीय समुदाय के नए सदस्य हो गए। यह उल्लेखनीय है कि ये राष्ट्र पहले अधिनायकवादी शासन प्रणाली के अधीन थे। विश्व में इस समय शीत युद्ध का दूसरा चरण चल रहा था। नव शीत युद्ध विद्यमान था, परंतु यूरोपीय समुदाय का तीव्र गति से विकास हुआ। वर्ष 1987 में संपन्न हुए एकल यूरोपीय अधिनियम के अंतर्गत यूरोप को आर्थिक रूप में एकीकृत करने का निर्णय लिया गया तथा वर्ष 1992 में यूरोपीय राज्यों में आर्थिक एकीकरण के लिए परिस्थितियों का निर्माण किया गया। इसी समझौते के अंतर्गत एक यूरोपीय सेंट्रल बैंक की स्थापना का भी प्रावधान किया गया, जिससे भविष्य में यूरोपीय समुदाय में समान मुद्रा का प्रचलन हो सके। यूरोपीय यूनियन की राजधानी ब्रुसेल्स में है। फिर शीत युद्धोत्तर विश्व और यूरोपीय यूनियन, तो पोस्ट कोल्ड वार एंड यूरोपियन यूनियन। तो उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में यूरोपीय देशों के मध्य मैस्ट्रिक्ट संधि संपन्न हुई। इसी संधि से यूरोपीय यूनियन का निर्माण हुआ। इस संधि के द्वारा निम्नलिखित समझौते हुए। पहला, यूरोपीय आर्थिक समुदाय बना। समान रक्षा और विदेश नीति और घरेलू एवं न्याय के मामले। तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय या समान मौद्रिक संघ, तो maastricht ट्रीटी के द्वारा यूरोपीय यूनियन में साझे मुद्रा के प्रयोग का निर्णय लिया, जिसको व्यवहारिक रूप में वर्ष 2002 से लागू किया गया। यूरोपीय यूनियन इस समय विश्व का सबसे बड़ा एकल बाजार है, जहां सभी राज्यों में वस्तु, सेवाओं और वित्त का मुक्त आदान प्रदान होता है, परंतु केवल 17 राज्यों ने ही यूरो के प्रचलन को स्वीकार किया। दूसरा है समान विदेश नीति और सुरक्षा का मुद्दा। तो बिटकॉफ के अनुसार यूरोपीय यूनियन आर्थिक दृष्टि से भीमकाय है, जबकि सुरक्षा की दृष्टि से कीड़ा या मच्छर है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन अभी भी अपनी सुरक्षा के लिए नाटो पर निर्भर है। यूरोपीय यूनियन के 27 देशों में 21 देश नाटो के सदस्य हैं। ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, आयरलैंड, स्वीडन जैसे यूरोपीय यूनियन के सदस्य नाटो के सदस्य नहीं हैं, मूलतः तटस्थ राज्य हैं। तो अभी वर्तमान में फिनलैंड भी बन गया है इसका सदस्य, तो 22 हो गए होंगे। चलिए देखते हैं समान ग्रह और न्याय के मामले। तो इसके अंतर्गत नागरिकों की आवाजाही, अप्रवासियों की समस्या सुलझाने के लिए नियमों का निर्माण किया गया है। वर्ष 1985 में शेंजन संधि के द्वारा यूरोपीय नागरिकों को बिना पासपोर्ट के पूरे यूरोप में भ्रमण करने की अनुमति प्रदान की गई तथा इसे वर्ष 1995 में लागू किया गया। इसी के बाद एम्स्टर्डम संधि हुई, कब? 1997 में। यह बिंदु उल्लेखनीय है कि नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड यूरोपीय यूनियन के सदस्य नहीं है, परंतु इनके नागरिकों को यूरोपीय यूनियन में मुक्त आवागमन की सुविधा प्रदान की गई है। लेकिन दूसरी ओर रोमानिया, बुल्गारिया, जिन्हें वर्ष 2007 में यूनियन की सदस्यता प्राप्त हुई है, के नागरिकों को वर्ष 2014 तक यूरोपीय यूनियन में आबाद भ्रमण से प्रतिबंधित किया गया। वर्ष 1995 में ऑस्ट्रिया, फिनलैंड और स्वीडन जैसे तटस्थ राज्यों को भी यूरोपीय यूनियन की सदस्यता प्राप्त हो गई। यूरोपीय यूनियन की सदस्यता प्राप्त करने के लिए कोपेनहेगन मानदंडों वर्ष 1993 का निर्माण किया गया, जिसके मूल प्रावधान निम्नलिखित है। नंबर 1, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। दूसरा, मानवाधिकारों का बेहतर रिकॉर्ड। तीसरा, बेहतर राजकोषीय प्रबंध। शेंजन क्षेत्र का समझौता वर्ष 1985 में हुआ तथा यह लागू 1995 में हुआ था। इसमें 22 यूरोपीय यूनियन है, 22 यूरोपीय यूनियन राज्य सम्मिलित हैं। 4 गैर यूरोपीय यूनियन के राज्य हैं, जिनमें से स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, लिechtenstein और नॉर्वे प्रमुख हैं। पूर्व और पश्चिम के विभाजन की समाप्ति या यूरोपीय यूनियन का विस्तार। तो वर्ष 2001 में नीस संधि के द्वारा यूरोपीय यूनियन में 10 नए पूर्वी यूरोपीय राज्यों को सम्मिलित किया गया। ये पहले साम्यवादी खेमे में सम्मिलित राज्य थे। वर्ष 2011 में एस्टोनिया को यूरोपीय यूनियन का नया सदस्य बनाया गया। वर्ष 2012 में एस्टोनिया की संसद के अनुमोदन के बाद वह यूनियन का 28वां सदस्य हो गया है। यूरोपीय यूनियन की सदस्यता के लिए अल्बानिया
बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो और सर्बिया ने भी प्रयत्न किया है, परंतु तुर्की की सदस्यता को लेकर सबसे ज्यादा विवाद है। यूरोपीय यूनियन यूरोपीय संसद के सदस्यों का निर्वाचन यूरोपीय देशों के लोग प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा करते हैं। यूरोपीय संसद में 751 सदस्य हैं जो प्रत्येक 5 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। सदस्य में यूनियन के सभी देशों का प्रतिनिधित्व देशों की जनसंख्या के अनुसार होता है, अतः जर्मनी का प्रतिनिधित्व ज्यादा है तथा संसद के द्वारा यूनियन के बजट पारित किए जाते हैं। तो यूरोपीय आयोग या यूरोपीय यूनियन की नौकरशाही नामक संस्था है। इसमें प्रत्येक देश का एक प्रतिनिधि नियुक्त होता है। वर्तमान में इसके 28 प्रतिनिधि हैं। इसके द्वारा यूनियन में निर्मित सभी विधियों का प्रारूप तैयार तथा नए विधि का प्रस्ताव किया जाता है। परिषद के द्वारा आयोग के अध्यक्ष को मनोनीत किया जाता है, जिसे संसद अनुमोदित करती है। यूरोपीय मंत्रिपरिषद यूरोपीय परिषद सदस्य देशों के विभिन्न मंत्रियों से मिलकर बनती है, इसलिए इसे यूरोपीय यूनियन का मंत्रिपरिषद कहा जाता है। इसके विधायी और सीमित रूप में कार्यकारी शक्तियां हैं। यह यूनियन की प्रमुख निर्णय लेने वाली संस्था है। परिषद का एक अध्यक्ष होता है तथा परिषद में 28 देशों में से एक मंत्री शामिल होता है और जिस विषय पर परिषद में चर्चा होती है उस विभाग का मंत्री सदस्य देश से भाग लेता है। यूरोपीय परिषद के द्वारा यूनियन को राजनीतिक दिशा निर्देश दिए जाते हैं तथा इसके द्वारा एक अध्यक्ष का निर्वाचन होता है जिसका कार्यकाल 2.5 वर्षों का होता है। यह यूरोपियन आयोग का प्रधान और यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष होता है और इसमें सभी सदस्य राज्यों के निर्वाचित राष्ट्रपति भाग लेते हैं। यूरोपीय न्यायालय इसके द्वारा विवादों का समाधान किया जाता है। यह लग्जमबर्ग में स्थित है और इसमें प्रत्येक देश में से एक न्यायाधीश लिया जाता है। इसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है तथा इसके द्वारा यूरोपीय यूनियन की संधियों और विधियों की व्याख्या होती है। यूनियन की विधियों और राज्यों की विधियों में होने वाले टकराव का समाधान किया जाता है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक यह फ्रैंकफर्ट जर्मनी में स्थित है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक फ्रैंकफर्ट जर्मनी में स्थित है। यूरोप में आर्थिक नीतियों की समानता और मौद्रिक एकीकरण के लिए सेंट्रल बैंक की भूमिका महत्वपूर्ण है। वर्ष 1999 में यूरोपीय यूनियन के द्वारा यूरो नामक साझी मुद्रा अपनाई गई, जिसकी निगरानी सेंट्रल बैंक के द्वारा की जाती है। सेंट्रल बैंक में बेल आउट पैकेज का प्रावधान नहीं है, परंतु ग्रीस के आर्थिक संकट को देखते हुए ग्रीस को बेल आउट आर्थिक सहायता पैकेज प्रदान किया गया। वर्ष 1992 में मास्ट्रिच संधि स्थापित हुई। इसके द्वारा यूरोपीय समुदाय का नाम बदलकर यूरोपीय यूनियन कर दिया गया। जो यूरोपियन कम्युनिटी थी उसका नाम बदलकर यूरोपीय यूनियन कर दिया गया और यूरोपीय यूनियन के 3 मूल आधारों का निर्माण हुआ जो निम्नलिखित है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, समान रक्षा और विदेश नीति और घरेलू एवं न्याय के मामले। लिस्बन ट्रीटी ये 2009 में होती है। 2009 में तो वर्ष 2009 में लिस्बन ट्रीटी को स्वीकार कर लिया गया, जिससे यूरोपीय यूनियन के संविधान निर्माण का आधार तैयार हो गया। इस संधि के द्वारा यूरोपीय यूनियन में निम्नलिखित परिवर्तन हुए। पहला, इस संधि के द्वारा यूरोपीय आयोग का एक स्थायी अध्यक्ष नियुक्त होगा। इसका कार्यकाल 2.5 वर्ष का होगा। इसके पहले यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष उस देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होता था जिस देश में इसका सम्मेलन आयोजित होता है। यूरोपीय संसद को 2 सदनी बना दिया गया। यूरोपीय यूनियन के विदेश मामलों एवं सुरक्षा नीति निर्माण के लिए एक उच्च प्रतिनिधि नियुक्त किया गया, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। यह यूरोपीय आयोग का उपराष्ट्रपति भी होगा। यूरोपीय यूनियन के अधिकारों का दस्तावेज निर्मित हुआ। यूरोपीय यूनियन में वैधानिक रूप में लागू मूल अधिकार का चार्टर स्वीकार किया गया। लिस्बन संधि के प्रभाव के कारण यूरोपीय आयोग और यूरोपीय मंत्रिपरिषद के अधिकार कम हुए, जबकि यूरोपीय यूनियन का निर्माण एक वैधानिक व्यक्ति के रूप में हुआ। यूरोपीय यूनियन का विस्तार यूरोपीय यूनियन की सदस्यता के लिए अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो, सर्बिया भी प्रयत्नशील है। वर्ष 2004 में हंगरी, साइप्रस, चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, माल्टा, स्लोवाकिया यूरोपीय यूनियन के सदस्य बने। फिर वर्ष 2007 में बुल्गारिया, रोमानिया तथा वर्ष 2013 में क्रोएशिया यूरोपीय यूनियन का सदस्य बना। पर तुर्की की सदस्यता को लेकर सबसे ज्यादा विवाद है। परंतु तुर्की की सदस्यता को लेकर सबसे ज्यादा विवाद है तथा तुर्की की सदस्यता के विरोध में निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं। जैसा यह भौगोलिक रूप से यूरोपीय देश का नहीं है तथा इसकी सांस्कृतिक पहचान पृथक है और अर्थव्यवस्था अत्यंत पिछड़ी है, मानवाधिकार का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है तथा अस्थायी लोकतंत्र। बातें तो सही है। यूरोजोन तो यूरोप में साझी मुद्रा का प्रयोग 19 यूरोपीय देश कर रहे हैं।
दूसरा, यूरोपीय सेंट्रल बैंक फ्रैंकफर्ट में स्थित है। तीसरा, यूरोपीय यूनियन के वे देश जिन्होंने यूरो नहीं अपनाया, उनमें से बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, स्वीडन एवं इंग्लैंड सम्मिलित हैं। वे देश जिन्होंने यूरो अपनाया है उनमें से ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, लाटविया, 1 जनवरी 2014, लिथुआनिया 1 जनवरी 2015 प्रमुख हैं। वर्तमान यूरो जोन का संकट ग्रीस, आयरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, इटली, स्लोवाकिया एवं हॉलैंड प्रमुख हैं। वर्तमान संकट क्या है? तो पश्चिम एशिया के सीरिया से आने वाले शरणार्थियों के मुद्दे को लेकर सदस्यों के बीच आपस में विवाद उत्पन्न हो गया है। जर्मनी में शरणार्थियों को शरण दी जा रही है, जबकि अन्य देश इसके समर्थक नहीं है। इंग्लैंड के द्वारा यह घोषणा की गई है कि जून 2016 में इंग्लैंड के नागरिकों से जनमत संग्रह कराया जाएगा कि वे यूरोपियन यूनियन में बने रहें या यूरोपियन यूनियन से बाहर हो जाएं। यूरोपीय यूनियन से इंग्लैंड का अलगाव, ब्रेक्जिट। तो वर्ष 2016 में इंग्लैंड की जनता के द्वारा एक ऐतिहासिक जनमत संग्रह के द्वारा इंग्लैंड को यूरोपीय यूनियन से पृथक होने का जनादेश दिया गया, जिससे यूरोपीय यूनियन का बढ़ता विस्तार थम गया। इंग्लैंड यूरोपीय यूनियन की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तथा यूरोपीय यूनियन का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश भी है। यूरोपीय यूनियन की लिस्बन संधि के अनुसार 50 संधि के अनुच्छेद 50 के अनुसार इंग्लैंड को यूरोपीय यूनियन छोड़ने के लिए 2 वर्षों का समय मिलेगा। इस दौरान वह यूरोपीय यूनियन को छोड़ने के शर्त के संबंध में समझौता करेगा। यूरोपीय यूनियन इंग्लैंड यूरोपीय यूनियन में कभी भी पूर्ण रूप से शामिल नहीं था। इंग्लैंड शेंजन संधि में शामिल नहीं था। इंग्लैंड ने साझी मुद्रा यूरो को भी नहीं अपनाया था। कारण, तो यूरोपीय यूनियन में वर्तमान में अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई। शेंजन संधि के कारण यूरोप के अन्य देशों के नागरिक भी इंग्लैंड में आकर रोजगार तलाशने लगे, जिससे स्थानीय लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ तथा स्थानीय लोगों में प्रवासियों के प्रति असंतोष उत्पन्न होने लगा। वर्तमान में यूरोप में होने वाली आतंकवादी गतिविधियों के कारण भी स्थानीय लोगों में प्रवासियों के प्रति असंतोष उत्पन्न हुआ। यूरोपीय यूनियन के प्रशासनिक खर्च के लिए इंग्लैंड को आर्थिक योगदान भी देना पड़ा। यूरोपीय यूनियन के द्वारा पर्यावरण, खाद्य सामग्री तथा घरेलू मामले में भी हस्तक्षेप किया गया। इससे इंग्लैंड के निवासियों को यह प्रतीत होने लगा कि उनके ऊपर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण नहीं बल्कि यूरोपीय यूनियन का नियंत्रण हो गया है, जिससे उनकी संप्रभुता का हनन हो रहा है और ब्रिटिश वासियों को यह लगने लगा कि उन्हें यूरोपीय यूनियन में शामिल होने से घाटा हो रहा है। ब्रिटेन के लिए चुनौती। तो ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन से निकलने के निर्णय से यूरोपीय यूनियन में राजनीतिक अस्थायित्व उत्पन्न हो गया है, क्योंकि वर्तमान प्रधानमंत्री कैमरून ने त्याग पत्र दे दिया है और अभी भी यूरोपीय यूनियन का इकहरा बाजार इंग्लैंड के लिए उपलब्ध था और अब ब्रिटेन को 27 देशों के साथ अलग अलग समझौता करना पड़ेगा। अभी तक यूरोप में व्यापार के लिए ब्रिटेन को केंद्रीय देश के रूप में देखा जाता था और अन्य देश यूरोपीय यूनियन से व्यापार करने के लिए ब्रिटेन को व्यापार का द्वार मानते थे। इंग्लैंड के अलग होने से स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड में पुनः अलगाववादी आंदोलन उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि दोनों प्रांतों के निवासियों ने यूरोपीय यूनियन में बने रहने के पक्ष में मतदान किया था। भविष्य का विकल्प। तो यूरोपीय यूनियन के 28 देशों के साथ साझे व्यापार के लिए नॉर्वे, आइसलैंड, लिechtenstein द्वारा पृथक व्यापारी समझौता किया गया है, जिसके अनुसार ये देश यूनियन के साझे बाजार का लाभ उठाते हैं, परंतु यूरोपीय यूनियन के अन्य निर्णयों में शामिल नहीं। इसलिए यूरोपीय यूनियन के द्वारा इनके घरेलू मामले का निर्देशन नहीं किया जाता। इंग्लैंड के द्वारा इस विकल्प को अपनाया जा सकता है, यद्यपि इसके लिए यूरोपीय यूनियन के साथ समझौता और यूरोपीय यूनियन की सहमति आवश्यक है। जनमत संग्रह के बाद इंग्लैंड में अभी भी अत्यधिक राजनीतिक उठापटक जारी है। क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों का भविष्य। तो इंग्लैंड के यूरोपीय यूनियन से अलग होने के बाद यूरोपीय यूनियन के अन्य देश भी अलगाव के रास्ते पर जा सकते हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि यूरोप में पुनः राष्ट्रवाद का विकास प्रभावी हो रहा है। यद्यपि यह भी सत्य है कि यूरोपीय यूनियन की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी है और फ्रांस जब तक यूरोपीय यूनियन में रहेगा तब तक यूरोपीय यूनियन का भविष्य खतरे में नहीं। परंतु इंग्लैंड के अलगाव से यूरोपीय यूनियन का आकर्षण समाप्त हुआ है। विद्वानों के अनुसार यूरोपीय यूनियन की समस्या की मूल जड़ समान मुद्रा है, क्योंकि राजनीतिक एकीकरण के बिना साझा मुद्रा का प्रयोग सदैव समस्या उत्पन्न करेगा। क्योंकि देशों की आर्थिक परिस्थितियां अलग अलग हैं, इसलिए इनकी राजकोषीय नीतियां एक समान नहीं हो सकती। यह भी उल्लेखनीय है कि यूरोपीय यूनियन के छोटे देश संगठन में शामिल होकर संगठन से आर्थिक सहायता प्राप्त कर लेते हैं। भारत यूरोपीय यूनियन शिखर सम्मेलन। भारत और यूरोपीय यूनियन के मध्य 14वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में 6 अक्टूबर 2017 को हुआ। इसमें भारतीय शोधकर्ताओं हेतु यूरोपीय आयोग तथा विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड के मध्य व्यवस्था क्रियान्वयन हेतु समझौता किया गया। अब अफ्रीकी संघ के बारे में पढ़ते हैं। तो अफ्रीकी यूनियन में 53 अफ्रीकी देशों
का एक संगठन है। अफ्रीकी संघ की स्थापना 2001 में एकीकृत अफ्रीकी आर्थिक समुदाय एवं अफ्रीकी एकता संगठन की उत्तरवर्ती संस्था के रूप में हुई। अफ्रीकी संघ का अंतिम उद्देश्य एकल मुद्रा व एकीकृत प्रतिरक्षा बल के साथ साथ राज्य की अन्य संस्थाओं की स्थापना करना। इसमें अफ्रीकी संघ राज्याध्यक्ष के लिए एक कैबिनेट भी शामिल है। संघ का उद्देश्य अफ्रीका के भीतर विवादों को समाप्त करके एक प्रभावी साझा बाजार कायम कर अफ्रीका में लोकतंत्र, मानवाधिकार एवं एक चिरकालिक अर्थव्यवस्था के संरक्षण में मदद करना है। 9 सितंबर 1999 को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी OAU के राष्ट्राध्यक्षों ने महाद्वीप में एकीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए एक उद्घोषणा जारी की। इस उद्घोषणा के बाद वर्ष 2000 में लोम में शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें अफ्रीकी यूनियन के संवैधानिक अधिनियम को ग्रहण किया गया। 2001 में लुसाका शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ की स्थापना हुई। अफ्रीकी संघ के तीसरे अधिवेशन में इसके संवैधानिक अधिनियम में घोषणा की गई कि यह अफ्रीकी संघ के निर्माण के लिए अफ्रीकी प्रवासियों को हमारे महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण भाग मानते हुए उनकी पूर्ण सहभागिता का स्वागत करता है। चुनौतियां, तो अफ्रीकी संघ से अनेक चुनौतियों का सामना किया है। इसमें समस्याएं शामिल हैं। पहला, स्वास्थ्य मुद्दे जैसे कि मलेरिया, HIV, राष्ट्रीय मुद्दे जैसे कि करोड़ों दरिद्र अशिक्षित अफ्रीकियों के जीवन स्तर में सुधार, पारिस्थितिक मुद्दे जैसे कि अकाल, मरुस्थलीकरण तथा पारिस्थितिक पोषणकारिता का अभाव। एड्स जैसी महामारी से दक्षिण अफ्रीका की 25% आबादी प्रभावित है। इसमें दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, कीनिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे शामिल हैं। इन देशों में जीवन प्रत्याशा में गिरावट आई है। तो निष्कर्ष क्या है कि अफ्रीकी यूनियन का निर्माण सदस्य देशों ने चुनौती के साझा समाधान हेतु किया। सभी देश चुनौतियों का मिलकर सामना कर रहे हैं। अफ्रीकी संघ के निर्माण से अफ्रीका के विकास में मदद मिलेगी। फिर दक्षिणी अफ्रीकी विकास समुदाय। दक्षिणी अफ्रीकी विकास समुदाय दक्षिणी अफ्रीकी देश का क्षेत्रीय संगठन है जो सदस्य राज्यों के बीच आर्थिक सहयोग एवं एकीकरण को बढ़ावा देने तथा उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को संरक्षित करने के लिए कार्य करता है। इसकी स्थापना 1979 में हुई। अंगोला, बोत्सवाना, कोमोरोस, एस्वातिनी, लेसोथो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, मेडागास्कर, मलावी, मॉरिशस, मोजाम्बिक, नामीबिया, सेशेल्स, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे इसके प्रमुख सदस्य हैं। दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय सभी राष्ट्राध्यक्षों एवं मंत्रियों का वार्षिक सम्मेलन आयोजित करता है। यह संगठन कृषि, पशुपालन, ऊर्जा, खनन, रोग नियंत्रण, दूरसंचार और क्षेत्रीय व्यापार में विभिन्न परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण करता है। 2016 में यूरोपीय यूनियन एवं दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय के मध्य इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए। फिर दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय की संस्थाएं। दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय की 8 प्रमुख संस्थाएं हैं। पहला है राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन। दूसरा, दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। फिर है सैडकैट। फिर चौथा है दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय सचिवालय। दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय संसदीय फोरम, स्टैंडिंग कमेटी। सातवां है दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय राष्ट्रीय कमेटी। और लास्ट है समिट ट्रोइका ऑफ ऑर्गन। दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय अफ्रीकी संघ, नेपाल और अन्य क्षेत्रीय आर्थिक समुदायों के साथ मिलकर काम करता है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना है। संघाई सहयोग परिषद SCO, जिसकी स्थापना 1996 में हुई तथा इसकी शिखर वार्ता 1998 में अलमाटी, कजाकिस्तान में हुई। इसमें रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान तथा तजाकिस्तान सम्मिलित हुए। वर्ष 2001 में संघाई शिखर बैठक में उज्बेकिस्तान को छठे नए सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। वर्ष 2015 में ऊफा रूस सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान को संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नया सदस्य बनाया गया। अब सदस्यों की संख्या 8 हो गई। संघाई सहयोग संगठन की सदस्यता से भारत इस क्षेत्र में अपनी प्रभावी भूमिका निभा सकेगा तथा ऊर्जा, गैस जैसी महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा कर सकेगा। चीन ने संघाई सहयोग परिषद में भारत की पूर्ण सदस्यता का समर्थन किया है। वर्ष 2012 में भारत के द्वारा कनेक्ट सेंट्रल एशिया की घोषणा की गई, जिसके द्वारा मध्य एशियाई देशों के साथ सामरिक, व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंधों पर प्रभावी बल दिया गया। पर्यवेक्षक राष्ट्र तो अफगानिस्तान, ईरान और मंगोलिया। हालांकि अब ईरान को भी लगभग ही सत्ता दे दी गई है SCO की। इसकी स्थापना का मूल उद्देश्य इस देश में पृथकतावाद, आतंकवाद एवं नशीले दवाओं का नियंत्रण करना था। अच्छा, इसमें याद रखिएगा ये जो 2015 है ये ठीक है। इसमें जो पूर्ण सदस्यता भारत और
पाकिस्तान को मिली थी वो 9 जून 2017 को मिली थी पूर्ण सदस्यता एससीओ की, भारत और पाकिस्तान दोनों की, याद रखिए। तो फिर अब इनके बीच आर्थिक सहयोग, सुरक्षा सहयोग तथा सैन्य सहयोग भी हो रहे हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद मध्य एशिया में संयुक्त राज्य अमेरिका के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए चीन एवं रूस ने इसका निर्माण किया। कुछ लोग इसे पूर्व का नाटो भी कह रहे हैं। आसियान आसियान के बारे में देखते हैं। तो पृष्ठभूमि क्या है? भारतीय स्वतंत्र विदेश नीति में एशियाई एवं अफ्रीकी एकता पर अधिक बल प्रदान किया गया। एशियाई संबंधों में बांडुंग सम्मेलन 1955 के द्वारा एशियाई अफ्रीकी एकता निर्मित करने का प्रयत्न किया गया। प्रथम चरण में भारत एवं आसियान संबंधों का निर्माण इसी पृष्ठभूमि में हुआ, जिसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन का सक्रिय समर्थन। दूसरा, एशियाई सहिष्णुता को प्रभावी बनाना। तीसरा, पंचशील, शांतिपूर्ण सहाअस्तित्व एवं गुटनिरपेक्षता के आधार पर संबंधों को बेहतर करना। आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। इसमें 5 देश सम्मिलित थे: इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड एवं फिलीपींस। इसमें वर्ष 1984 में ब्रुनेई, 1995 में वियतनाम, 1997 में म्यांमार, लाओस तथा 1999 में कंबोडिया सदस्य बने। शीत युद्ध विश्व में संबंध। भारत की इन देशों के प्रति सहानुभूति, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक निकटता के बावजूद शीत युद्ध के विश्व में दूरी बनी रही। इसके निम्नलिखित कारण है। पहला, भारत ने गुटनिरपेक्ष विदेश नीति को स्वीकार किया, जबकि दक्षिण पूर्वी एशियाई राज्यों द्वारा अमेरिका समर्थित सैन्य गठबंधन की नीति को स्वीकार किया गया। फिर इंडोनेशिया अपने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक सदस्य था। इंडोनेशिया पहले गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक सदस्य था, परंतु बाद में अमेरिकी गुट का सदस्य हो गया। वियतनाम मुद्दे पर भारत वियतनाम का समर्थक था, जबकि आसियान के द्वारा अमेरिका का समर्थन किया गया। भारत एवं कंपूचिया में हेंग सामरिन सरकार का समर्थन, जबकि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों ने पोल पोट की सरकार का समर्थन किया। चलिए नेक्स्ट है, सोवियत संघ एवं भारत के मध्य मित्रतापूर्ण संबंध थे, जबकि आसियान देश सोवियत संघ के विरोधी थे। वर्ष 1962, वर्ष 2000, वर्ष 1965, 62, 65 और 71 के युद्ध के कारण भी भारत इस क्षेत्र पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे सका। शीत युद्ध विश्व में संबंध सुधार के मूल कारण। पहला है सोवियत संघ का विघटन और शीत युद्ध की समाप्ति। दूसरा, वियतनाम में साम्यवाद की समाप्ति। तीसरा, कंपूचिया की समस्या का समाधान। चौथा, वर्ष 1991 में भारत द्वारा आर्थिक उदारीकरण की नीति को अपनाया जाना। फिर पांचवा, आसियान क्षेत्र का आर्थिक महत्व, क्योंकि वर्ष 1980 के बाद आसियान देश में तीव्र आर्थिक वृद्धि दर्ज की गई और यह क्षेत्र आर्थिक समृद्धि के क्षेत्र के रूप में उभरा। छठवां, भारत अमेरिकी संबंधों में सुधार। फिर पूर्व की ओर देखो विदेश नीति। तो वर्ष 1992 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने पूर्व की ओर देखो नीति का नारा दिया। इसका अभिप्राय दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ बेहतर संबंधों की स्थापना करना और इससे भी बढ़कर पूरब की ओर देखने का अभिप्राय दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के अतिरिक्त दक्षिणी कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के साथ भी बेहतर संबंधों का निर्माण करना था। वर्ष 1992 में भारत को आसियान देशों के क्षेत्रीय वार्ताकार सहयोग का दर्जा मिला, तो सेक्टोरल पार्टनर भारत बना। फिर था भारत को व्यापार, निवेश और पर्यटन के क्षेत्र में क्षेत्रीय वार्ताकार को सहयोगी बनाया गया। वर्ष 1996 में भारत पूर्ण वार्ताकार सहयोगी बन गया। वर्ष 2002 में भारत एवं आसियान के मध्य शिखर सम्मेलन आरंभ हुआ, तो समिट स्टार्ट हुई, समिट लेवल पार्टनर बन गया भारत 2002 में। 1996 में कंप्लीटली ये सेक्टोरल पार्टनर बना। फिर वर्ष 2010 में दक्षिण कोरिया एवं वर्ष 2012 में जापान के साथ समग्र आर्थिक सहभागिता समझौता हुआ, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है। 2010 में दक्षिण कोरिया के साथ, 2012 में जापान के साथ। और 2012 में भारत एवं दक्षिण कोरिया के मध्य सिविल परमाणु समझौता हुआ 2012 में। आर्थिक सहयोग का मुद्दा, तो मुक्त व्यापार क्षेत्र का समझौता वर्ष 2009 में। भारत एवं आसियान के मध्य वर्ष 2009 में मुक्त व्यापार क्षेत्र का समझौता हुआ, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। कब? 2009 में, भारत और आसियान के बीच में, जो दोनों देशों के मध्य बढ़ते आर्थिक संबंधों का प्रमाण है। चलिए, मुक्त व्यापार समझौते से दोनों देशों को लाभ होगा। इसके निम्नलिखित कारण है। पहला, दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं प्रतिस्पर्धी न होकर
पूरक हैं क्योंकि आसियान हल्के विनिर्मित वस्तुओं का मुख्य निर्यातक है जबकि भारत सेवा क्षेत्र में निर्यातक है। यह बिंदु ध्यान देने योग्य है कि वर्तमान समय में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान 54% है। फिर नेक्स्ट है भौगोलिक निकटता, जिससे व्यापार में परिवहन का खर्च कम होता है और समय की बचत होती है। तीसरा है निकट सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक संबंध तथा भारतीय मूल के लोगों की बड़ी संख्या में रहने के कारण भारतीय वस्तुओं की भारी मांग है। इससे भी बढ़कर भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वित्तीय प्रबंधक, विशेषज्ञ इन क्षेत्रों में कुशल सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत का प्रमुख स्थान है और मुक्त व्यापार से निर्यात की संभावना में वृद्धि होगी। फिर इंडोनेशिया और सिंगापुर जैसे देशों ने भारत में भारी मात्रा में निवेश किया है। नेक्स्ट भारत और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के मध्य अनेक संयुक्त उद्यम स्थापित किए गए हैं। सिंगापुर और थाईलैंड के साथ भारत पहले ही मुक्त व्यापार समझौता संपन्न कर चुका है। नेक्स्ट है भारत और म्यांमार के मध्य गैस के आयात के लिए भी समझौता हुआ क्योंकि म्यांमार में प्राकृतिक गैस का बड़ा भंडार पाया जाता है। नेक्स्ट है भारत और आसियान देशों का आर्थिक संबंध 2 स्तर पर विद्यमान है। पहला, प्रथम स्तर में वियतनाम, कंबोडिया यानी कंबोडिया, लाओस के साथ संबंध जो आसियान के पिछड़े राष्ट्र हैं। इस क्षेत्रों में भारत आधारभूत संरचना और क्षमता निर्माण कार्यक्रम में भी संलग्न है। दूसरी श्रेणी में अन्य आसियान देशों के साथ संबंध है। भारत दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संबंध उप क्षेत्रीय स्तर पर भी कायम है। इसमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड सम्मिलित हैं। महत्वपूर्ण निर्णय के अंतर्गत वर्ष 2017 तक बिम्स्टेक को मुक्त व्यापार क्षेत्र के रूप में निर्मित करने का निर्णय लिया गया। मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिए 13 मुख्य मुद्दों की पहचान की गई है। अतः बिम्स्टेक दक्षेस और आसियान के मध्य एक सेतु है। बिम्स्टेक के मुक्त व्यापार समझौते में सेवा एवं निवेश को भी सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया। फिर इस समूचे क्षेत्र को आर्थिक सहयोग के द्वारा क्षेत्रीय विकास करने का प्रयत्न किया जा रहा है तथा इस क्षेत्र में चीन के कुनमिंग पहल की है। इसके अंतर्गत उसने चीन के युआंग प्रांत, भारत के उत्तर पूर्वी राज्य, म्यांमार और बांग्लादेश को मिलाकर क्षेत्रीय सहयोग की पहल की है, लेकिन भारत ने कुनमिंग पहल की बजाय बिम्स्टेक को ज्यादा प्राथमिकता दी। आर्थिक मुद्दे एवं भविष्य की चुनौतियां, तो भारत और आसियान के द्विपक्षीय व्यापार में निर्णायक वृद्धि हुई है, परंतु यह अभी भी आशानुरूप नहीं है। किंतु भारत और आसियान का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2016 में $74 बिलियन था, जबकि इसी वर्ष आसियान और चीन के मध्य का व्यापार $190 बिलियन था। मुक्त व्यापार को प्रभावी बनाने के लिए बेहतर आधारभूत संरचनाओं और परिवहन सुविधा का विकास होना चाहिए। इस संबंध में मोरेह मणिपुर, तामू म्यांमार, कलेवा थाईलैंड में मार्ग का निर्माण किया गया है। भविष्य में नई दिल्ली और वियतनाम के मध्य रेल मार्ग बिछाने की योजना है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राज्य आर्थिक रूप में अभी भी समृद्ध नहीं है, लेकिन यहाँ राजनीतिक अस्थिरता भी कायम है। इसलिए विदेश नीति में राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों को अलग अलग किया जाना चाहिए। इसलिए भारत ने म्यांमार के साथ संबंधों की स्थापना की कब? 1992 में। वर्तमान आर्थिक मंदी से दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की अर्थव्यवस्थाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं क्योंकि इन क्षेत्रों के अब अर्थव्यवस्थाएं निर्यात पर यानी एक्सपोर्ट पर आधारित है। इस संकट में भारत को इनकी सकारात्मक सहायता करनी चाहिए। वर्तमान विश्व में भारत दुनिया के 10 बड़े बाजारों में से एक है, इसलिए दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों ने भी भारत के महत्व को समझा है, परंतु भारत में अभी भी बेहतर आधारभूत संरचनाओं का अभाव है। परमाणु मुद्दा, न्यूक्लियर इशू। वर्ष 1998 में भारतीय परमाणु परीक्षण की मलेशिया और थाईलैंड ने आलोचना की, परंतु वियतनाम ने समर्थन किया। वियतनाम ने तो यहाँ तक कहा कि भारत की परमाणु शक्ति अन्य आक्रामक राज्यों के संभावित हमले से रक्षा करने में समर्थ होगी। तो पोखरण परमाणु परीक्षण के पश्चात भारत ने स्पष्ट किया कि उसका उद्देश्य क्षेत्र में आधिपत्यवादी नीतियों का प्रयोग करना नहीं है, परंतु भारत ने सुरक्षा और क्षेत्रीय बाध्यताओं के कारण ऐसा किया। बाद में आसियान देशों ने भारत के इस पक्ष को स्वीकार किया तथा परमाणु मुद्दे को लेकर दोनों के मध्य प्रतिकूल संबंध नहीं हुए। सितंबर 2001 के पश्चात आसियान और भारत के मध्य सामरिक गठजोड़ और प्रभावी हुआ। भारत ने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के परमाणु मुक्त क्षेत्र समझौते को भी पर भी हस्ताक्षर किया। भारत ने आसियान के साथ सौहार्द और सहयोग के समझौते पर भी हस्ताक्षर किया। सामरिक मुद्दा, स्ट्रेटजिक इशू। आसियान देश भारत के निकटवर्ती पड़ोसी हैं। भारत एवं आसियान के मध्य आर्थिक क्षेत्र के अलावा सामरिक क्षेत्र में भी सजग संबंध है। वर्ष 1996 में भारत और आसियान क्षेत्रीय संगठन
ARF का सदस्य बना तथा ARF के माध्यम से भारत की भूमिका इस क्षेत्र में निम्नलिखित है। पहला, हथियारों का अप्रसार। दूसरा, नशीली दवाओं की तस्करी रोकना। तीसरा, पार राष्ट्रीय अपराध यानी ट्रांसनेशनल क्राइम और समुद्री डकैतियों को रोकने में सहयोग। चौथा, एशियाई प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और समुद्री सहयोग पर बल। मानवीय सहायता, आपदा प्रबंधन एवं शांति कार्यक्रमों में सैन्य एवं नागरिक सहयोग। आसियान एवं भारत के द्वारा संयुक्त रूप से हिंद महासागर मलक्का जल संधि की सुरक्षा की जा रही है। भारत, सिंगापुर और इंडोनेशिया के मध्य नौसैनिक अभ्यास भी संपन्न हुआ। भारत आसियान के मध्य मिलन सैनिक अभ्यास प्रतिवर्ष आयोजित होता है तथा भारत सिंगापुर के बीच बोल्ट कुरुक्षेत्र सैनिक अभ्यास का आयोजन होता है। आसियान क्षेत्र में चीन के महाशक्ति के रूप में उभरने से इस क्षेत्र के सामरिक समीकरण में परिवर्तन हो रहा है। उभरता चीन भारत और आसियान दोनों के लिए महत्वपूर्ण सामरिक चुनौती। चीन के साथ संबंधों को लेकर आसियान देशों में दो प्रकार के दृष्टिकोण हैं। पहला, कुछ राष्ट्र चीन के साथ गठबंधन बनाए रखने के पक्षधर हैं और अन्य राष्ट्र चीन के साथ दूरी बनाए रखना चाहते हैं। स्प्राटले द्वीप को लेकर अभी भी चीन और आसियान के मध्य विवाद कायम है। चीन द्वारा किए गए प्रभावी सैन्य आधुनिकीकरण तथा उसकी म्यांमार एवं हिंद महासागर में बढ़ती उपस्थिति को संतुलित करने के लिए भारत, आसियान के साथ जापान, अमेरिका भी आपसी सामरिक समझौते का निर्माण कर रहे हैं, परंतु दीर्घकालिक रूप में चीन का मुकाबला करने के लिए एक सधन अर्थव्यवस्था का निर्माण आवश्यक है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि चीन भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में आतंकवादी गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है। इस संबंध में भारत और म्यांमार का सहयोग अत्यधिक महत्वपूर्ण है और दोनों ने मिलकर आतंकवादियों के विरुद्ध संयोग कार्यवाही की है। सिंगापुर की सेनाओं के तीनों अंगों का प्रशिक्षण भारत द्वारा दिया जाता है। ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने वाला सिंगापुर एकमात्र देश है। सिंगापुर के द्वारा अपने प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण चांदीपुर में किया जाता है। वर्ष 1993 में भारत ने मलेशिया के पायलटों को विमान उड़ाने का प्रशिक्षण समझौता किया। वर्ष 2001 में भारत और इंडोनेशिया के बीच सैन्य समझौता हुआ। थाईलैंड के साथ भी वर्ष 2005 में नौसैनिक अभ्यास का समझौता हुआ। म्यांमार के साथ भी भारत का सैन्य अभ्यास जारी है। मलक्का संधि का भी दोनों के लिए अधिक महत्व है क्योंकि दुनिया के समूचे व्यापार का 40% भाग मलक्का क्षेत्र से होकर गुजरता है। यह भी उल्लेखनीय है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत की मुख्य भूमि से 1400 किलोमीटर दूर है। यह दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के अत्यधिक निकट है। इसलिए भारत ने पोर्ट ब्लेयर में तीनों सेनाओं की कमान की स्थापना की है। कब? वर्ष 2001 में। इस क्षेत्र में भारत की स्थिति अधिक बेहतर है क्योंकि भारत ने कभी भी हस्तक्षेपवादी नीति का समर्थन नहीं किया। भारत के साथ इंडोनेशिया, थाईलैंड और म्यांमार के साथ सीमा निर्धारण किया जा चुका है, जबकि दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के बीच विवाद कायम है। आसियान देशों का भी आपस में सीमा विवाद है। आतंकवाद, तो आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत और आसियान के मध्य प्रभावी सहयोग हो रहा है। आसियान में अबू सयाद, मोरो इस्लाम लिबरेशन फ्रंट जैसे संगठनों का अलकायदा के साथ संबंध है। इंडोनेशिया में जिम्माह इस्लामिया भी अलकायदा से प्रेरित है। इसके अतिरिक्त इंडोनेशिया का मजलिसे मुजाहिदीन आतंकवादी गतिविधियों में अधिक सक्रिय है। इसलिए भारत और आसियान के मध्य आतंकवाद को रोकने हेतु सूचना का आदान प्रदान, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों को लागू करना और आसियान देशों में सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1373, 1267, 1390 को दृढ़ता से लागू करने का निर्णय लिया गया है, जो आतंकवाद को रोकने हेतु है। भारतीय मूल का मुद्दा, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग निवास करते हैं। वह 2007 में मलेशिया में रह रहे भारतीय मूल के लोगों ने मलेशिया सरकार के विरुद्ध भेदभावपूर्ण नीतियों का आरोप लगाया तथा इस मुद्दे पर व्यापक हिंसक प्रदर्शन हुए, परंतु भारतीय विदेश नीति द्वारा अधिक सतर्कता बरती गई तथा इसे मलेशिया का आंतरिक मामला माना गया। भारत और आसियान तथा उत्तर पूर्वी भारतीय राष्ट्र, आसियान देश भारत के निकटवर्ती पड़ोसी हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ म्यांमार की 1400 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से इंडोनेशिया अधिक निकट है, इसलिए पूर्व की ओर देखो। विदेश नीति का घरेलू पक्ष अधिक महत्वपूर्ण है। भारत द्वारा आसियान देशों के साथ सुदृढ़ संबंधों के द्वारा उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास को अधिक महत्व दिया जा रहा है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य आतंकवादी गतिविधियों के शिकार हैं। अब इन्हें सुरक्षा बोझ की बजाय वाणिज्य और व्यापार के केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। इसलिए गुवाहाटी को अब दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ संबंध निर्मित करने का प्रवेश द्वार माना जा रहा है। दक्षिण पूर्वी सीमा, दक्षिणी चीन सागर विवाद, तो दक्षिण चीन सागर में अनेक द्वीप हैं। सबसे बड़े द्वीप स्पार्टले एवं पार्सेल हैं। चीन के क्षेत्र में स्थित द्वीपों के 90% भाग पर नियंत्रण है। कुल
बामन द्वीपों में से चीन का नियंत्रण केवल 7 द्वीप पर है। वियतनाम का नियंत्रण लगभग 40 द्वीपों पर है एवं फिलीपींस का नियंत्रण 9 द्वीपों पर है। मलेशिया का 5 द्वीपों पर नियंत्रण, जबकि ताइवान 1 द्वीप का नियंत्रण कर रहा है। अतः इन देशों के मध्य आपसी विवाद है। दक्षिण चीन सागर व्यापारिक मार्ग का महत्व का मार्ग है तथा तेल एवं गैस के भंडार भी हैं यहाँ। भारत और वियतनाम के मध्य तेल उत्पादन के लिए समझौता हुआ। भारत के द्वारा दक्षिण चीन सागर में उपस्थिति का चीन के द्वारा कड़ा विरोध किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों से चीन भारत की घेराबंदी करने में लगा है, जिसे अमेरिकी रक्षा मंत्रालय द्वारा स्ट्रिंग ऑफ पल्स नामक पॉलिसी कहा जाता है। भारत में बदले हुए शासन नेतृत्व ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी एक नई पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल, भूटान, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रमुख देशों की ये प्रमुख देश तो चलिए ऐसे प्रमुख देशों की यात्रा करके विदेश नीति को बदला है, जिससे देश को घेरने की रणनीति नजर आती है। ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, आसियान देशों से बढ़ते भारतीय संबंधों को वैश्विक राजनीति में चीन की स्ट्रिंग ऑफ पल्स के जवाब में बनते घेराबंदी के रूप में, नेकलेस ऑफ डायमंड के रूप में देखा जा रहा है। तो जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स है, स्ट्रिंग ऑफ पल्स, उसका जवाब भारत कैसे दे रहा है? स्ट्रिंग ऑफ पल्स का जवाब नेकलेस ऑफ डायमंड के रूप में दे रहा है, जो भारत की कूटनीतिक जीत मानी जा रही है। आसियान का 25वां शिखर सम्मेलन 2014। आसियान का 25वां शिखर सम्मेलन 13 नवंबर 2014 को म्यांमार की राजधानी नायपिटाओ में संपन्न हुई। इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? एक शांतिपूर्ण एवं समृद्ध समुदाय के लिए एकबद्ध आगे बढ़ना। आसियान का 27वां शिखर सम्मेलन 2015। यह सम्मेलन 21 से 23 नवंबर 2015 को मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में संपन्न हुआ। इस शिखर सम्मेलन का थीम था आवर पीपल, आवर कम्युनिटी, आवर विजन। इस सम्मेलन में आतंकवाद, मानव तस्करी, दक्षिणी चीन सागर विवाद महत्वपूर्ण मुद्दा रहा। चीन ही आसियान समुदाय संगठन के गठन पर भी चर्चा हुई। साथ ही आसियान समुदाय संगठन के गठन पर भी चर्चा हुई। आसियान शिखर सम्मेलन में कुआलालंपुर घोषणा पत्र जारी किया गया। इसकी थीम थी डिक्लेरेशन ऑन आसियान 2025 फोर्जिंग अहेड टुगेदर। डिक्लेरेशन ऑन आसियान 2015-2025 फोर्जिंग अहेड टुगेदर, जिससे 2025 तक आसियान को आर्थिक समुदाय के रूप में स्थापित करना है। इस दौरान भारत, म्यांमार, थाईलैंड हाईवे परियोजना को वर्ष 2018 तक पूरा किए जाने की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री ने आसियान इंडिया भारत आसियान इनोवेशन प्लेटफॉर्म की घोषणा की। शिलांग, मणिपुर को भारत का गेटवे बताते हुए शिलांग यूनिवर्सिटी में आसियान स्टडी सेंटर की स्थापना करने की घोषणा की गई। फिर भारत ने आसियान के लिए जीपीएस आधारित सेवा उपलब्ध कराने की घोषणा की तथा 122 राष्ट्रों के सौर गठबंधन में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। आसियान सम्मेलन 2016। यह सम्मेलन 6 से 8 सितंबर 2016 को वियतनाम की राजधानी लाओस में संपन्न हुआ। यह संयुक्त रूप से आसियान का 28वां एवं 29वां सम्मेलन था। इसी समय भारत एवं आसियान के मध्य 14वां शिखर सम्मेलन एवं 11वां पूर्वी एशियाई सम्मेलन भी संपन्न हुआ। इस सम्मेलन की थीम थी टर्निंग विजन इनटू रियलिटी फॉर डायनेमिक आसियान कम्युनिटी। इस सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। इस सम्मेलन में सदस्य देशों ने आसियान कम्युनिटी विजन 2025 को लागू करने पर चर्चा की तथा आसियान के बाह्य सहयोगियों से संबंध बढ़ाने पर बल दिया। सदस्य देशों ने आसियान एकीकरण कार्य योजना 3 को स्वीकार किया। सदस्य देशों ने एक आसियान एक अनुक्रिया घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं पर एक साथ सहयोग किया जा रहा है। फिर आसियान देशों ने वार्ता भागीदारी देशों तथा अन्य बाह्य सहयोगियों ASEAN+3, ASEAN+1 से संबंधों को बढ़ाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने आसियान सम्मेलन में आतंकवाद के बाह्य निर्यात पर चिंता प्रकट की। आसियान सम्मेलन 2017। तो आसियान का 30वां सम्मेलन 28 से 29 अप्रैल 2017 एवं 31वां सम्मेलन 10 से 14 नवंबर 2017 को फिलीपींस की राजधानी मनीला में हुआ। इस सम्मेलन का थीम था पार्टनरिंग फॉर अ चेंजिंग द वर्ल्ड। चलिए दोस्तों, ये हमारा यूनिट 5 का चैप्टर 9 था, जो छूट गया था इसको यहाँ से समाप्त होता है। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले सीरीज में, तब तक के लिए
गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।